अभी तो ये डी ब्लॉक खत्म तो होने, चले पीछे वाले चुप हो जाए। चलो मेरे को ये बता दो भाई कहां तक पहुंच गए। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट खत्म होने का। K2CR207 कुछ लाइनें लिखवाई, यस या नो? एक बार देख ले भाई कहां गया मार्कर वगैरह। ऑनलाइन वाला बता देना आवाज प्रॉपर आ रही है या नहीं, ठीक है? अब ये लगभग अपना खत्म है, अभी 5-7 मिनट में ये चैप्टर एक, ठीक है? तो ऑनलाइन वाला चले बताओ। अपना लास्ट वाला पार्ट चल रहा था CR2O7। क्या यही वाला चल रहा था? तो 2-4 बातें हैं इसकी अपन लिख लेते। पहले क्या वो ऑक्सीकारक वाली बात लिखवा ली। K2CR2O7 में क्रोमियम अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में, इस कारण ये किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीकारक। तो देखना यहां पर, इसकी यदि मैं अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करवाऊं, कौन से माध्यम में? अम्लीय। तो बताओ यहां से जी Cr2O7-2 आपको मिले अम्लीय माध्यम, तो इसको अम्लीय माध्यम मिलते ही, इसकी एक ही माध्यम में एनसीईआरटी अभिक्रिया दे रहा है, अम्लीय माध्यम मिलते ही ये डाइक्रोमेट सीधा बदलता है क्रोमियम +3 में, और बाकी 4 अभिक्रिया दे रखी है, वो कौन कौन सी है देखिए यहां पर। ये Fe+2 को बदलेगा Fe+3 में, Sn+2 को बदलेगा Sn+4 में। अगला NO2, एक बार जिसके पास भी एनसीईआरटी वो देखें, 4 अभिक्रिया दे रखी। H2S को बदलेगा S में, जिस किसी के पास भी एनसीईआरटी 4 अभिक्रिया दे रखी। किसी के पास नहीं आया? चलिए ट्रांसफर करें। एक बार आप ये 3 अभिक्रिया निपटाए, तब तक आप पहले हेडिंग लगा लें। अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, हाँ हेडिंग, अम्लीय माध्यम में K2CR2O7 की अभिक्रिया, अम्लीय माध्यम में सचिन गुर्जर कौन से भेजे में देखकर मैं आंसर करूंगा, अपने आपके पास अपने आप आंसर आएंगे। अम्लीय माध्यम में K2CR2O7 की अभिक्रिया है, हेडिंग लगा के ये चारों अभिक्रिया लिख लो। नोट्स अभी ना ऑफलाइन वालों को मिले ना ऑनलाइन वालों को, ठीक है? जैसे यहां बढ़ जाएंगे सेम डे आपके भी अपलोड हो जाएगी। तो ये अभिक्रिया वाला पार्ट खत्म होता है, 2 पॉइंट और है, फिर ये अपना डी ब्लॉक खत्म। सचिन गुर्जर 3 दिन कहां से हो गए रे भाई? तेरे क्वेश्चन भेजे हुए देख लेता हूं। मेरे पास तो भाई नहीं है अभी तक, मेरे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन के पेंडिंग बाकी है। 2 क्वेश्चन के, या कहीं किसी और नंबर पे तो नहीं भेज दिए भाई? और तू वेट कर रहा है कि अब आए अब आए। एक बार चेक कर लेना सही नंबर है या नहीं। बताओ खुद की ऑक्सीकरण अवस्था पहले बताओ। बताओ 7 दूनी 14, 2 गए 12, 2 का बाद 6। कहां भाई एनर्जी नहीं आज क्लास में? बताओ 7 दूनी 14, 2 गए 12, 2 का बाद 6।
बताओ यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था +3। बताओ खुद की ऑक्सीकरण अवस्था में कमी या वृद्धि? कमी। और यदि दूसरों की वृद्धि कर दी तो ऑक्सीकारक बनेगा? बताओ +2 से +3 कमी या वृद्धि? वृद्धि। +2 से +4 वृद्धि या कमी? ये पूछा गया एक एग्जाम में क्वेश्चन। अगला -2 से कहां लेके गया? 0 वृद्धि या कमी? वृद्धि। -1 से कहां गया? 0 तो बताओ वृद्धि या कमी? वृद्धि। खुद की कमी दूसरों की वृद्धि, तो क्या ये ऑक्सीकारक है? ठीक है तो लिख डालो। हो गया है तो अपन आगे बढ़े। तो जब मैंने एक मिनट अरे फालतू बात चले। अब ये अभिक्रिया होगी, 2-3 बातें और है वो देखें। क्रोमियम +3 का रंग लिख लेना, ये होता है ग्रीन कलर का। कैसा होता है? ग्रीन। एक बार उससे जो टेबल आपको रंग वाली थी, क्या उसमें ग्रीन कलर ही है क्या? एक बार देखिए। क्रोमियम +3 बैंगनी है, तो कई बार एग्जाम में ग्रीन भी आ रखा है, तो दोनों ही लिख ले अपन, रिस्क नहीं लेंगे। बहुत सारी बुक में यहाँ ग्रीन है, चिपका दे भले बैंगनी, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से उसको एग्जाम वाले को पता है नहीं आते, दोनों नहीं आएंगे। एक मिनट भाई, मैं ऑनलाइन वालों को थोड़ा देख लूं, कुछ अलग ही चल रहा है। चले ठीक, चले एक बार मैं और इंग्लिश वाली में देख लूंगा, क्योंकि आप कोई सा भी पेपर देखो साफ साफ लिखा होता है। हिंदी इंग्लिश में कोई कंट्रोवर्सी है तो फाइनल कौन सा माना जाएगा? तो देख लेंगे, क्या पता वाम बैंगनी को इंग्लिश वाले ने ग्रीन लिखा है तो अपना हिंदी वाला क्या है? गलत। क्या है? गलत। एक बार और देख लूंगा। चले अब आ जाए यहां पर। ये रहा, बताओ अब बातें नहीं, लास्ट फाइनल बातें चल रही। बताओ इसका नाम क्या है? क्रोमेट या डाइक्रोमेट? क्या ये क्रोमेट है? जबकि ये वाला क्या है? डाइक्रोमेट। क्या दोनों का रंग पता है क्या? ये कैसा, जबकि ये कैसा? क्या ऑरेंज है? एनसीईआरटी लिख रहा है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे में बदल सकते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे में बदल सकते हैं, बट कौन कब किस में बदलेगा ये सारा खेल है पीएच का। ये सारा खेल किसका है? पीएच का। बदल तो सकते हैं बट कब कौन किस में बदलेगा वो सारा खेल किसका है? पीएच का। बताओ यदि पीएच रखो अम्लीय, कैसे रखो? अम्लीय, तो सीधा क्रोमेट जाकर किस में बदलेगा? डाइक्रोमेट। और पीएच रख दो क्षारीय, क्या रख दो? क्षारीय, तो सीधा डाइक्रोमेट किस में आएगा? क्रोमेट। तो बताओ इसको याद रखने का तरीका होता है एबीसीडी। क्या याद होता है? एबीसीडी। बताओ एसिडिक, सॉरी अम्लीय को हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्लीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिडिक। जबकि क्षारीय को बेसिक। तो यहाँ ई का मतलब है एसिडिक, क्या है? एसिडिक। और बी का मतलब है बेसिक, क्या है? बेसिक। सी का मतलब क्रोमेट, डी का मतलब डाइक्रोमेट। तो ये जो अपना डाइक्रोमेट है, ये जो अपना डाइक्रोमेट है वो अम्लीय माध्यम में स्थायी होता है। कौन से माध्यम में? हाँ ठीक है, अरे ठीक है, पास भी क्लास में। अब देखो, अब आप बताओ क्रोमेट को कौन सा माध्यम मिल जाए? अम्लीय, तो सीधा कहां चला जाता है? डाइक्रोमेट। मतलब डाइक्रोमेट को अम्लीय माध्यम पसंद है या क्षारीय? कौन सा? अम्लीय। कहां क्षारीय रे? डाइक्रोमेट कब बनता है? किस माध्यम में? अम्लीय। तो डाइक्रोमेट किस माध्यम में स्थायी है? अम्लीय। तो बताओ क्रोमेट किसमें? क्षारीय। किसमें? क्षारीय। मैंने कहा नहीं पहले पॉइंट लिखे, थोड़ी सी आवाज, हाँ मेरी आवाज कम कर, लिखो आप, लिखो क्रोमेट व डाइक्रोमेट का, क्रोमेट व डाइक्रोमेट का
क्रोमेट व डाइक्रोमेट का अंतरा रूपांतरण, जो एनसीईआरटी लिख रहा है वही लिखना है। अंतरा रूपांतरण, पता ये क्या होता है अंतरा रूपांतरण? अंतरा रूपांतरण ये इसमें और ये इसमें जो बदल सकते हैं आपस में, उसी को क्या कहते हैं? अंतरा रूपांतरण। क्रोमेट व डाइक्रोमेट का अंतरा रूपांतरण जलीय विलयन की पीएच पर निर्भर करता है। जलीय विलयन की क्रोमेट व डाइक्रोमेट का अंतरा रूपांतरण जलीय विलयन की पीएच पर निर्भर करता है। जलीय विलयन की पीएच पर निर्भर करता है। अब ये स्लाइड कॉपी कर लो। एक लास्ट पॉइंट, फिर अपना खत्म। अब बताओ, अपने उत्प्रेरक करवाए या मैंने नहीं करवाए? करवाए नहीं करवाए? सीयूटी 2023 में भी था और जेट 2024 में भी था। अभी करते हैं इसके जस्ट बाद, 5-7 मिनट का वो पार्ट है, फिर खत्म। तो डाइक्रोमेट किस माध्यम में ज्यादा स्थायी है? अम्लीय है। किसमें? अम्लीय है। और क्रोमेट किस माध्यम में ज्यादा स्थायी है? क्षारीय। तो एबीसी से अपन को याद हो जाएगा। तो सारे इसमें एग्रीकल्चर वाले, मतलब सारे एग्रीकल्चर वाले, कोई बायोमैथ वाला है? तो कभी गलती से लैब में गए क्या? लैब में, क्योंकि आप में लैब में जाते ही कुछ और आपको दिखाई दे ना दे। एक तो दिखाई देता है वहां किसी भी लैब में KMnO4, क्या दिखाई देता है? KMnO4। और एक दिखाई देता है K2Cr2O7। बाकी तो अपन कुछ जानते ही नहीं है, बट हाँ इनके कलर के हिसाब से एक बिल्कुल पर्पल दिखाई देता है, एक बिल्कुल क्या दिखाई देता है? ऑरेंज। और वहां साफ साफ नाम भी लिखे होते हैं। अब मैं आपको बताऊं आगे एनसीईआरटी क्या लिख रहा है। अब देखिए यहां पर, क्या ये वाला हो गया? अब आप देखना, एनसीईआरटी इन दो के बारे में बातें लिख रहा है। चुप रहे भाई, बढ़िया बात। पता इसका नाम आप जानते हो क्या? भाई ऐसा क्या कर रहे हो? क्या इसका नाम जानते हो? पोटेशियम डाइक्रोमेट। बताओ, पोटेशियम आने की वजह से पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो सोडियम आने की वजह से क्या दोनों का नाम खुद लिख लोगे? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अभी सर आ जाएंगे फालतू। एक टॉपिक और बाकी है मेरा वाला, एक टॉपिक और बाकी है, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जानो। ठीक है, चले। तो आप चुप, थोड़ा धीरे, ऐसे नहीं। वॉल्यूम तो मेरा तो कम ही, इनका ज्यादा। ऐसे भाई थोड़ा देखो, पास वाले कोई डिस्टर्ब नहीं। अब ऐसा कोई हुआ तो सीधा मैं भगा दूंगा, फिर एंट्री नहीं दूंगा। तो थोड़ा धीरे अपने, नहीं ऐसे फालतू को, ये तो माहौल बनाना नहीं, इसको डिस्टर्ब करना होता है। चले अब यहाँ पर अच्छा नहीं लगता भाई। देखो कुछ आया यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता भाई, ऐसा नहीं चाहूंगा अगली बार। ठीक है, तो बताइए पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सोडियम डाइक्रोमेट। थोड़ा तो बोलो रे, ऐसे क्या बोलो? थोड़ा बोलना है। पता ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये सोडियम डाइक्रोमेट। क्या दोनों में क्रोमियम के ऑक्सीकरण अवस्था बता दोगे? बताओ, 7 दूनी 14, 2 का भाग ऐसा। ये माहौल यहां करो ना। बताओ, 7 दूनी 14,
2 गए 12, 2 का भाग 6। क्या कहानी क्लियर है? 7 दूनी 14, 2 गए 12, 2 का भाग 6। क्या इस दोनों ही यौगिक में क्रोमियम अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है? और उच्चतम वाले ऑक्सीकारक या अपचायक? तो बताओ, जब कभी भी आप लैब में जाते हो तो सोडियम डाइक्रोमेट अपने को ऑक्सीकारक की तरह काम करता या अपन लैब में जनरली नहीं देखते। कौन सा देखते अपन? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो उस वाले के साथ दो बड़ी दिक्कत है। इस सोडियम क्रोमेट के साथ दो बड़ी दिक्कत है। एक तो ये होता है आर्द्रता ग्राही। कैसा होता है? आर्द्रता ग्राही। तो ये आर्द्रता ग्राही है, बट ये आर्द्रता ग्राही नहीं है। एक इसके साथ दिक्कत है सोडियम डाइक्रोमेट के साथ कि इसकी विलेयता होती है ज्यादा। इसकी विलेयता क्या होती है? ज्यादा, जबकि इसकी विलेयता क्या होती है? कम। तो ज्यादा अपने को वो बढ़िया ऑक्सीकारक होता है जो ना तो आर्द्रता ग्राही हो और ना ही ज्यादा विलेय हो, वो बढ़िया होता है। इस कारण अपन इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट को तो लैब में यूज करते हैं, जब इसकी सोडियम डाइक्रोमेट को लैब में यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? दोनों रीजन आपके सामने। सोडियम डाइक्रोमेट कैसा होता है? आर्द्रता ग्राही, और इसकी विलेयता क्या होती है? ज्यादा। अब सुनना, एनसीईआरटी लिख रहा है सोडियम डाइक्रोमेट की विलेयता, सोडियम डाइक्रोमेट की विलेयता पोटेशियम डाइक्रोमेट से ज्यादा होती है। सही है गलत? और बताओ, लैब में ज्यादा वरीयता किसको दी जाएगी? सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम? सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम? तो लिखो। अब वो जो वर्ड लिख रहा है पहले तो वो लिख लो। पोटेशियम डाइक्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट की तुलना में पोटेशियम डाइक्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट की तुलना में आयतनमीतीय विश्लेषण। अब ये क्या है बताऊं अभी? आयतनमीतीय विश्लेषण। अब इस वर्ड का मतलब होता है लैब। अपन लेबोरेटरी में जो काम करते हैं, किसी का भी टेस्ट वेस्ट करते हैं, उसी को कहते हैं आयतनमीतीय विश्लेषण। तो बताओ, पूरा एक बार स्टेटमेंट मेरे को ढंग से पढ़ने दे। क्या लिखा है? पोटेशियम डाइक्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट की तुलना में आयतनमीतीय विश्लेषण में वरीयता दी जाती है। अब ये वरीयता ही नहीं पता? हाँ, वरीयता का मतलब होता है कि लैब में अपन को सोडियम डाइक्रोमेट को लेना चाहिए पोटेशियम, तो इसको वरीयता नहीं दी जाती और इसको वरीयता दी जाती है। तो इसको वरीयता क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि ये होता है आर्द्रता ग्राही और विलेयता क्या होती है? ज्यादा। कारण लिख लो। क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट आर्द्रता ग्राही होता है। आर्द्रता ग्राही होता है तथा सोडियम डाइक्रोमेट की विलेयता पोटेशियम डाइक्रोमेट से ज्यादा होती है। सोडियम डाइक्रोमेट की विलेयता पोटेशियम डाइक्रोमेट से ज्यादा होती है। ये भी खत्म। आ जाए नेक्स्ट पार्ट, उत्प्रेरकीय सक्रियता।
पॉइंट के ऊपर लिख लेना भाई। ये लास्ट पॉइंट है अपना डी ब्लॉक का। जेट 2024 और सीयूटी 2023 दोनों में याद। पहले सीयूटी में आया सेम क्वेश्चन, जेट में कॉपी हो गया, रटवा लिया था भाई। मतलब अब इसमें 5 मिनट बाद एक चीज पूछूंगा तो मुश्किल से मैं कह रहा हूं इस क्लास में मैंने लिखवा रखी है कॉपी में और मुश्किल से 4-5 के आंसर आएंगे। वो क्या बात है अभी पता लग जाएगा, पहले बताऊंगा तो आप हाथों हाथ देख लोगे पीछे। तो नाम में आ रहा है, पहले सीरियस होना भाई अब, ठीक है। नाम में आ रहा है उत्प्रेरक, क्या नाम आ रहा है? उत्प्रेरक। तो बताओ उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना या घटाना? घटाना। ये कहां पढ़ लिया? अभिक्रिया की दर को बढ़ाना। तो जेट वाले ने पूछा या तो 19 का क्वेश्चन था या 20 का कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है तो कैसे बढ़ाता है। ये जेट वाले ने दिया। हाँ सही आंसर है जिसका भी आ रहा है। कौन था भाई? भाई ये तो जेट वाले ने खुद क्वेश्चन में ही दिया था कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, तो उसने पूछा कैसे बढ़ाते हैं। तो एक आपका चैप्टर आएगा रासायनिक बल गतिकी, उसमें एक ऊर्जा का नाम आएगा सक्रियण ऊर्जा। क्या नाम आएगा? सक्रियण ऊर्जा। तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है? तो सक्रियण ऊर्जा को कम करके। लिखो पॉइंट। उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम करके, उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम करके, उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम करके, इसी में आज अभी 10 मिनट के अंदर जेट के 5-6 क्वेश्चन आएंगे। पहला आ गया है, क्या लाइन लिख पाई भाई? उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अगला जो ये तो जेट में पहले आया 19-20 के आसपास, जो सीयूटी 2023 और जेट 2024 में जो क्वेश्चन आया वो पॉइंट लिखो। क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट है भाई, सुन लेना। लिखो संक्रमण धातुएं, संक्रमण धातुएं, संक्रमण धातुएं व उनके यौगिक, संक्रमण धातुएं व उनके यौगिक, व उनके यौगिक। अब ये वाला वर्ड कॉपी करो। उत्प्रेरकीय सक्रियता व उनके यौगिक उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए, उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए जाने जाते हैं, जाने जाते हैं। मतलब ऐसा सिस्टम होता है कि आपके सामने कोई 10 अभिक्रिया है उत्प्रेरक वाली, तो उसमें 7 अभिक्रियाओं में जो भी उत्प्रेरक काम में आ रहा होगा उसमें कौन से ब्लॉक का तत्व होगा? डी ब्लॉक। कौन से ब्लॉक का? डी ब्लॉक। तो उत्प्रेरक कई नाम आता है तो कौन से ब्लॉक के तत्व काम में आते हैं? डी ब्लॉक। तो अगला क्वेश्चन ये एग्जाम वाला पूछता है कि ऐसा क्या स्पेशल है डी ब्लॉक वालों के पास, इस कारण ये किसकी तरह काम करते हैं? उत्प्रेरक की तरह। तो इसके कहां तक लिखा है? जाने जाते हैं क्योंकि, जाने जाते हैं क्योंकि। अब इसके 3-4 कारण हैं। पहला कारण है रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति। सेकंड कारण है संकुल यौगिकों का निर्माण। तीसरा कारण है धातुओं की सतह पर मुक्त संयोजकता, फ्री वैलेंसी। और एनसीईआरटी कह रहा है सबको गोली मारो, जो मैं कहता हूं उसको याद करो,
ऑप्शन में तो मेरा ही वाला ही मिलेगा। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, और दोनों साल सीयूटी 2023 और जेट 2024, दोनों में आंसर वही गया जो एनसीईआरटी कह रहा है। तो बाकी ऊपर वाले 3 भूल जाओ, चलेगा, बट लास्ट वाला याद रखना है। ये 4 कारण है इनके उत्प्रेरक बनने के पीछे। अपने को सब भूल जाने, सिर्फ ये याद रखना है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, और थोड़ा बहुत याद रखे तो ये वाला संकुल यौगिकों का निर्माण क्या होता है। अगला पूरा चैप्टर ही वही है, उसमें डिटेल में देखेंगे। अब मैं आपसे पूछूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं एक ऐसा वर्ड पूछूंगा, उसका कारण पूछूंगा जिसको मुश्किल से 4-5 जनों को याद होगा। तो क्या एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, क्या संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं? दर्शाते हैं, तो इसका कारण कितनों को याद है? अब पीछे देख लो, आप जहां बैठे हो खुद पीछे मुड़ लो, कितने एक हाथ खड़े भाई, देख लो 7-8 हाथ खड़े मुश्किल से। संक्रमण तत्व क्या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं? दर्शाते हैं, तो इसका कारण बताओ। मैंने लिखा है, बताओ, मुश्किल से इस क्लास में 10 से ज्यादा को एग्जैक्ट कारण याद नहीं। मैंने बोला था जब ये पूछूंगा तब तक तो भूल जाओगे, और लास्ट ईयर मेरे ये ट्रेंड चलवाया था, ये वाला, कि संक्रमण तत्व किसकी तरह काम करते हैं? उत्प्रेरक। इसका कारण बताओ, इसका क्या बताओ? कारण। तो ये एग्जाम में आ गया, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। तो बताओ इस बार पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जरूर पूछेगा कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, तो इसका कारण बताओ। क्योंकि सीयूटी वाले ने जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन तो आ सकता है। तो बताओ इसका कारण कितनों को याद है? अभी भी देखो 7-8-10 एक हाथ खड़े। तो इसका कारण था NS व N-1D में ऊर्जा अंतराल कम या ज्यादा? ऊर्जा अंतराल क्या होता है? कम। क्या कहानी क्लियर है? तो ऐसे तीर करके लिख लो, तो एक साथ 2 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। उत्प्रेरक का कारण परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, और परिवर्तनशील का कारण होगा NS व N-1D में ऊर्जा अंतराल क्या होता है? कम। ऑनलाइन वाला बताओ आवाज प्रॉपर है या नहीं भाई? एक जने का मैसेज है, आवाज नहीं आ रही। ऑनलाइन वालों भाई जल्दी बताओ, कुछ यदि प्रॉब्लम है तो। आवाज, अरे अपने नहीं ले। हाँ सर आ रही है, सही है। तो फिर भाई आपने देख लेना, जो भी कौन था अपने में दिक्कत है भाई। अब देखें यहां पर, यहां में कुछ या तो कोई प्रक्रम का नाम लिखूंगा, या कोई विधि होगी, या कोई अभिक्रिया होगी। रिएक्शन मतलब क्या होगी? अभिक्रिया। और यहां लिखूंगा उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वो क्वेश्चन आ गया, जेट में भी आ गया, सीयूटी में आ गया। नेक्स्ट यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो यहां पूछेगा किस अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है। तो एनसीईआरटी ने 5-7 दिए, वो लिख लेते हैं। उसमें से एक पहला है हैबर विधि, मतलब जहां हैबर प्रक्रम, सॉरी विधि, मतलब अपन तो खानसर साइड ही वर्ड बोला होगा, अभी नहीं आए थे। खानसर की क्या धातुक्रम चल रहा है? ऑक्साइड, वो आगे अपने आयस्क वेस्ट नाम आगे, हाँ तो आगे आएगा। अपन जहां हैबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हैबर। वहां एनसीईआरटी बोलता है हाबर, क्या बोलता है? हाबर। टाबर नहीं, क्या बोलते हैं? हाबर प्रक्रम। तो ठीक है भाई, जैसा एनसीईआरटी लिखते हैं, बाकी सारे एग्जाम लिखता है हैबर, एनसीईआरटी लिख रहा है हाबर, जो लिख रहा है ठीक है। इस हैबर विधि से बनाते हैं अमोनिया। क्या बनाते हैं? अमोनिया। अमोनिया का निर्माण। और हैबर विधि से अमोनिया को निर्माण के लिए यह अभिक्रिया लिखी जाती है।
और इस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक काम में आता है उस उत्प्रेरक का नाम है आयरन। क्या नाम है? आयरन। तो अपने को यही पूछा है, जेट में पूछा गया है, हेबर विधि से अमोनिया निर्माण में कौन सा एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है? आंसर क्या होगा? आयरन। आगे 2-4 और लिखवा रहा हूं, आ जाए। सेकंड आपके सामने है संपर्क विधि। क्या नाम है? संपर्क विधि। संपर्क विधि से बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये रटने पड़ेंगे, जब मैं लिख रहा हूं तब तक तो याद हो जाने, इसलिए यहां उत्प्रेरक काम में आता है V2O5। कौन सा? V2O5। और यहां जो अभिक्रिया होती है संपर्क विधि में, SO2 से बनता है अभिक्रिया हाफ O2 से, और अभिक्रिया होती है SO3। कौन सी? SO3। ये एक पर्टिकुलर अभिक्रिया में ये किसकी तरह काम करता है? उत्प्रेरक की तरह। आ जाए अगला। तेल या वसा के हाइड्रोजनीकरण में यहां पर जो उत्प्रेरक काम में आता है वो निकल। कौन सा? निकल। चौथा, एथीन से जब आप बनाते हो पॉलीथीन, क्या बनाते हो? पॉलीथीन। फिर से एक जेड का क्वेश्चन आपके सामने, जिगलर नाटा। तो एनसीईआरटी तो इसको तो ऐसा लिख रहा है, पता ये क्या लिख रहा है? ये त लिखा है, उसमें क्या लिखा है? अब इसको क्या पढ़? तसिगलर नाटा। ये ऐसा, इस नाम का कोई वर्ड है नहीं। एग्जाम में हमेशा क्या नाम आता है? जिगलर नाटा। क्या नाम आता है? जिगलर नाटा। तो पहले तो इनको हाथों हाथ रट ले क्या भाई। एक बाकी है मेरे, तो वो बाद में लिखवाता हूं, पहले इनको याद करें क्योंकि रटने वाले हैं। और याद कैसे करना है थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं। तो मैं कहूंगा हेबर विधि या हेबर प्रक्रम से क्या बनाते हैं? अमोनिया। उत्प्रेरक कौन सा? आयरन। संपर्क विधि से क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। उत्प्रेरक कौन सा? V2O5। अगला, तेल व वसा के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा? निकल। एथीन से क्या बनाते हैं? पॉलीथीन। तो उत्प्रेरक कौन सा? जिगलर नाटा। तो एनसीईआरटी सॉरी जेट वाले ने कहा इसका फॉर्मूला ही बताओ। तो जिगलर नाटा का फॉर्मूला होता है R3Al प्लस TiCl4। ये फॉर्मूला पूछा था, बताओ फॉर्मूला क्या है? R3Al प्लस TiCl4। डने कहानी पहले छापो, जूम करें। ठीक है, आ जाओ, थोड़ा सा जूम कर लेते। डने भाई, टेस्ट में वही देखो, पीरियोडिक टेबल पूरा आएगा, केमिकल बॉन्डिंग पूरा आएगा, डी ब्लॉक पूरा आएगा, और एफ ब्लॉक भी क्या आएगा? पूरा। एफ ब्लॉक आएगा भाई। एफ ब्लॉक के क्वेश्चन अकेले बहुत कम है, डी ब्लॉक के मिक्स वाले क्वेश्चन है। 2 बातें डी ब्लॉक, 2 बातें एफ ब्लॉक, फिर क्वेश्चन बनता है। जैसा एग्जाम में आता है वैसे अपन देंगे। तो एक तरफ तो ये लिख लेगा नाम, इनको कर देगा उल्टा सीधा, और फिर कहेगा मिलान करो। क्या करो? मिलान। तो एक जो आना था क्वेश्चन वो तो आ गया कि उत्प्रेरक की तरह काम क्यों करते हैं? तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। अब एक और वैरायटी बची है जो अपने लिख ली। RXN का मतलब क्या है? अभिक्रिया। तो वही वाला सिस्टम है, वो 0.5 वाला। तो 0.5 था या ऑक्सीकरण अवस्था? हाँ, ऑक्सीकरण अवस्था।
बताओ तो ये मेरे को बताओ, आप लोग अभी लिख रहे हो तो ये अभिक्रिया वाली जो मैंने करवाई KMnO4 और K2Cr2O7 क्या टफ है क्या? रघुनाथपुरा वालों ने रट ली भाई, क्योंकि मैंने आपको इस साफ बोला है COT 21, 22, 23, 24, सॉरी 22 से स्टार्ट था, 22, 23, 24 एक में भी KMnO4 और K2Cr2O7 की कोई बातें नहीं आई। तो मान के चले इस बार एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ये जो अभिक्रिया विक्रिया है इनमें से। उनको सब याद है भाई, मैंने पूछी जाके अभिक्रिया कि कौन किस में बदलता है, तो हाथों हाथ बता दिए भाई उन्होंने। और वो तो वैसे ही टेस्टों में पता चल जाएगा। तो ये जेट में आ रखा है, ये जेट में आ रखा है। इसमें तो NCERT ये और लिख रहा है, सूक्ष्म विभाजित निकल। इस अभिक्रिया को कहा जाता है वॉकर प्रक्रम। सब NCERT में है भाई। और वॉकर प्रक्रम में जो उत्प्रेरक काम में आता है वो है PDCl2। सर जिगलर नाटा के आगे क्या लिखा है? नीचे ये लिखा हुआ है R3, 3 एल्किल समूह, 1 एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4। पॉलीथीन के आगे लिखा है जिगलर नाटा। अच्छा ये नीचे वाला ये त है भाई, NCERT में ऐसा लिखा है, तो ये उड़ाई देते हैं ना, छोड़े अपने एग्जाम में तो आता नहीं ऐसा नाम, ऊपर वाला ही आता है। आ जाए तो मैंने एक बार बता दिया आपको, मेरे पास तो प्रूफ के लिए कैमरे में है। सर पूछेंगे कि लिखवाया नहीं लिखवाया, तो लिखवाया है। तो हैबर नहीं आए तो नाम क्या आएगा? हैबर नहीं आए तो हाबर, जिगलर नहीं आए तो क्या आएगा? तो भाई वापस लिख लो, क्या पता आ जाए। अब NCERT देखना, आपको ये सब साफ साफ ऐसे नाम मिलेंगे, तो NCERT में कैसे लिखे वो भी बता दूं आपको साथ में। चले भाई, तो ये अपना चैप्टर यहां होता है खत्म। अब स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक। आ जाए, एफ ब्लॉक में कुछ ज्यादा है नहीं बाकी। हाँ हाँ, सीट के क्वेश्चन लाओ, पहले सीट के क्वेश्चन बता दो। सीट दे दो मेरे को कोई एक। पीछे वाले भाई, ऐसा नहीं है कि तुम लिखो ही नहीं, मैं आऊंगा भी, पीछे आ रहा हूं, लिखे हुए होने चाहिए। पेज नंबर आ जाओ। पहले तो ऑनलाइन वाला बता दूं कौन सा वॉल्यूम है। वॉल्यूम सेकंड, और चैप्टर है अपना 5th नंबर का। पेज नंबर स्टार्ट है 60 से।
चले अब कौन कौन से क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। देखो पहले भी टिक करवाए हैं तो ठीक है, बट मैं एक साथ सारे ही करवा रहा हूं, ठीक है। कि अब आपसे कौन कौन से हो जाएंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट लिखो, पहला दूसरा तीसरा। हाँ करवाए तो कोई नहीं, जो हो गया वो मत करना, ठीक है पहले। बट मैं मेरे हिसाब से एक बार बता रहा हूं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। अगला बताओ ये सातवां भी जस्ट जिनके पास भी है वो कह रहे कि संक्रमण धातुएं और उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? अच्छे उत्प्रेरक। और एक ऑप्शन में यहां दे रखा है उनके पास अनेक ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन अवस्थाएं नहीं, ऑप्शन आता हो चेंज कर दो, ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं चेंज कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 में जहां ऑक्सीजन लिखा है वहां है ऑक्सीकरण है। क्वेश्चन नंबर 7 के पहले ऑप्शन में जहां ऑक्सीजन लिखा है वहां लिखना है ऑक्सीकरण अवस्थाएं। 7 के बाद 8 10 11 12 13 14 15, ये 15 भी छोड़ दे भाई, 16 17 18 19 16 है, 16 17 18 19 अगली आ जाए 25 28 29। जो जो बोलो वही सॉल्व करने। 37, एक 38 भाई लिख लेना कॉपी में आंसर देखकर, K2HgI4 प्लस KOH। 38 कौन सा? हाँ 37 है, 38 है। अगला 45, अगला 45, 44 भी कर ले आप, 44 45 दोनों। एक्सरसाइज सेकंड में आ जाए, पहला दूसरा सातवां 9वां 10वां 14। अरे इस वाले में तो रटने वाले पूरे। एक्सरसाइज सेकंड, हाँ ये कौन कैसा होता है? फिक्स होता है भाई। कहता है रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? आयरन। अब मैं बताऊं नहीं बताऊं, पीछे ऑप्शन देखकर रट लो भाई, ठीक है। अगला मैं कह रहा आप सीधे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर आप लिखिए 32 33 32 33 37 38 39 40 41 42 43 41 42 43। और 21वां क्वेश्चन जो मैंने एनसीईआरटी में आपको टेबल लिखवाई है कि रंग वाली रटनी है, वही टेबल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 22। एक्सरसाइज थर्ड 21 22 23 25 25 25 के बाद 29। अभी बताओ ये जो मैंने लिस्ट लिखवाई है उत्प्रेरक, उसका क्वेश्चन पहले से बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 29 एक्सरसाइज 4 में आ जाए। एक्सरसाइज 4 पहला तीसरा 7वां 8वां 10वां 11वां 12 13 14 15 16 17 18। हाँ बेटे 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मतलब आप ये माने 10 से लेकर 20 तक। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25। आप तो ये माने कि 11 के बाद एक 26 नहीं करना है, बाकी सारे करने हैं। इसके बाद 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 अभी नहीं होगा, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56। बहुत सारे क्वेश्चन अब आपके पास है। अब हेडिंग लगाए एफ ब्लॉक तत्व। हाँ, नोट्स देंगे वैसे। चले, अब बातें नहीं। आप बताएं क्या करें, नोट्स दें, लिखवाए? और इसमें ज्यादा नहीं भाई, क्वेश्चन आएगा तो एक। एफ ब्लॉक की औकात ही कितनी है? एक। मेरे हिसाब से नोट्स दे दूं क्या? तो कल तक आपके पास ये वाली मेरी क्लास होगी, उससे पहले पहले तक मिल जाएंगे 100%। ठीक है, तो बताओ पहले, अब बताओ क्या दोनों ही बैच ने एफ ब्लॉक पढ़ रखा है? भाई एफ ब्लॉक आवर स्टैंडिंग में जो बेसिक बातें थी, क्या आप कितनों को याद है कि अपने पास इन एफ ब्लॉक को दो भागों में बांटा गया? बता, एक का नाम लेंथनॉइड को लिखा जाता है एल एन से। किससे? एल एन से। एक्टिनॉइड को लिखा जाएगा ए सी से। बता, लेंथनॉइड में कुल कितने तत्व? 14। एक्टिनॉइड में भी 14। बता, ये कौन से आवर्त में आते हैं? छठे। ये 7वें। इनका वर्ग तीसरा, इनका भी तीसरा। परमाणु क्रमांक 58 से 71, 90 से 103। क्या कहानी क्लियर है? अब बताओ कितनों के लेंथनॉइड का, वो 14 तत्वों का किसी का भी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आ जाए तो उड़ा देंगे? कितने लोग उड़ा सकते हैं? भाई वो तो रट लो, फिक्स है। या तो डी ब्लॉक का आएगा मेन एग्जाम में, नहीं तो आएगा एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक में लेंथनॉइड। बताओ क्या पैटर्न? ज़ीनॉन 4F 5D6S। क्या यही रहने वाला है? तो बताओ ज़ीनॉन होते कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। क्या 14 के 14 तत्वों में 6S में कितने? 12। 5D में या तो कितना? 0, नहीं तो कितना? 1। एक कितनों के पास? 3। फर्स्ट वाला सीरिया, लास्ट वाला ल्यूटेशिया, बीच वाला गैडोलिनिया। क्या कहानी क्लियर है? रघुनाथपुरा वालों ने ये बता रखा है 712। ये तो मैंने ही बताया था, बट उनका भी याद है उनको। भाई ये तो मैंने बताया 712, उन्होंने इसका जुगाड़ मेरे को बता दिया। इसका बताया 112, इसका बताया 1412। क्या कहानी क्लियर है? आधी जनता को भी हवा ही नहीं लगा 712 ये है क्या। कितनों को हवा नहीं लगी? हवा नहीं लगी। क्या लगी? क्या बताओ, इसके 6S में कितने? 2, 5D में 1, 4F में 14। बताओ 6S में 2, 5D में 1, 4F में 7, 6S में 2, 5D में 4F में 1। क्या कहानी क्लियर है? तो अब सुनना, ये बातें तो अपन कर चुके,
भाई ये बातें तो आवर्त में कर चुके। अब मैं आपसे कहूं क्या अब मजा अब है भाई, ये बातें तो आपको पता थी। अब मैं जैसे बात करूं सीरियम +3 और सीरियम +4, पहले तो बताओ सीरियम का क्या इलेक्ट्रॉनियम विन्यास जानते हो क्या? क्या जिनॉन आएगा? 4f आएगा? 5d आएगा? 6s आएगा? जिनॉन? हाँ यस सर नहीं बोलो। आगे क्या ये आएगा? क्या 112 लिख दूं? 1 1 2 1 1 2, क्या यही आएगा? अब बताओ कितने हटाने? कितने? इस वाले में कितने? बताओ एक एस दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है? डी। एस और डी में से उड़ाने तो पहले कहां से उड़ा दो? अब देखिए क्या उड़ गए क्या? एक और उड़ाना है। इसमें कितना? 0, इसमें 0। इस बार कितने? क्या 2 यहां से, एक यहां से, एक यहां से, 0 0 0। तो बताओ क्या डी में 0 आना और डी में 10 आना प्रीति होता है? क्या वो रंगहीन भी होती है? तो सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। एफ में 0 या एफ में 14 वो कैसा होगा? प्रीति, और साथ में रंगहीन। बाकी सारे होते हैं अनु, बाकी सारे अनु। क्या डने कहानी? तो अब तो वो कॉन्सेप्ट आपके सही हो गया। क्या अयुग्मित केवल डी में मिल सकता है क्या? दुनिया में जहां अयुग्मित, दुनिया में जहां अयुग्मित, क्या वो अनु होगा? एफ में 0 एफ में 14 वाले कैसे? प्रीति। तो बताओ ये अनु या प्रीति? अनु या प्रीति? या प्रीति या अनु? जबकि ये क्या डने कहानी? बट ध्यान रहे ये प्रीति तो है, प्रीति तो है, बट रंगहीन नहीं है, रंगहीन नहीं है। ये स्पेशल पॉइंट है। हाँ डन है। चलो भाई इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। डाउट आज नहीं भाई, आ जाओ आ जाओ। भाई ऐसे नहीं, शांति रहती क्लास।